नमस्कार, मैं हूं ज़ायरा और एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से जुड़ी जानकारी देंगे। आज के कंप्यूटर युग में न्यायिक कार्यवाही में अन्य उद्देश्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर निर्भरता में काफी वृद्धि हुई है। ईमेल, व्हाट्सएप, कॉल डिटेल जैसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा को खास संदर्भ में अदालतें सबूत मानती हैं। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के कॉन्सेप्ट की सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, साक्ष्य अधिनियम 1872 और भारतीय दंड संहिता 1860 में संबंधित संशोधनों के माध्यम से पेश किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की वैधता को समझने के लिए पारंपरिक साक्ष्य की तुलना में विशेषज्ञ प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसीलिए अदालत में पेश किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के डेटा की जांच और विश्लेषण करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाले तरीके भी खास अहमियत रखते हैं। साक्ष्य अधिनियम को आईटी अधिनियम की धारा 92 के आधार पर संशोधित किया गया था और साक्ष्य शब्द को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को शामिल किया गया था। इस संशोधन में डिजिटल साक्ष्य की स्वीकार्यता को वैधता मिली। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ हैं अधिवक्ता अभिजीत चट्टोपाध्याय जी। आपको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से जुड़े कानूनी पहलुओं की विस्तार से जानकारी देंगे। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 01206127 01206127 इन दोनों नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और राय ले सकते हैं। अगर आपको कुछ भी जानना है, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप इन नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। हमारे अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद रहेंगे आपके सवाल का जवाब देने के लिए। और हमारे अधिवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत जी, बहुत स्वागत है आपका। और पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस क्या है? क्या ये प्राइमरी एविडेंस है या सेकेंडरी एविडेंस है? दोनों में क्या फर्क होता है? देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जी, ये अभी दिन में, आज की डेट में हमारा सभी लोग इंटरनेट की यूज करते हैं और इंटरनेट के तहत हमारा व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल वगैरह हम लोग यूज करते हैं। तो इसके चलते हमारा अभी पहले से ही था एविडेंस एक्ट में कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हम लोग यूज कर सकते हैं एज एविडेंस। तो ये अभी फिलहाल कोर्ट में इसको बहुत सारे मायना करते हैं और उसको इम्पोर्टेंस भी देते हैं और ये एक तरीका से प्राइमरी एविडेंस भी हो सकता है और उसका सेकेंडरी एविडेंस भी होता है। जैसे कि हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 2(1) के तहत कि एज एविडेंस जो भी है इसका एविडेंशियली वैल्यू है और उसका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी हो सकते हैं, तो उसको हम लोग रिलेट करते हैं एज इक्वल टू द डॉक्यूमेंट जी। और इसमें नया कानून जो आया था हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में 2000 में, इसके साथ इंडियन एविडेंस एक्ट को भी थोड़ा अमेंडमेंट आया और उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को एडमिसिबल एविडेंस के तहत उन्होंने स्वीकार किया है, डिक्लेयर किया है। जी, तो इसको हम एज इट एविडेंस यूज कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। वही वॉइस रिकॉर्डिंग और फेसबुक मैसेज इंडियन एविडेंस एक्ट की जो धारा 3 और आईटी एक्ट 2000 की धारा 2 के तहत वॉइस रिकॉर्डिंग और फेसबुक कन्वर्सेशन भी सबूत हैं और इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 8 के तहत इसे सबूत के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके बारे में बताइए। एक तो है, मैं आपको बताऊं कि जो वॉइस रिकॉर्डिंग वाला जो होता है वो अभी तक वो एविडेंस में हम नहीं ले सकते जी, क्योंकि ये एफएसएल रिपोर्ट के तहत इसको बोल सकते हैं कि ये वॉइस किसका है, क्योंकि जब तक एफएसएल रिपोर्ट नहीं आता है, फॉरेंसिक लेबोरेटरी में जब तक रिपोर्ट नहीं आता है कि ये वॉइस किसका है, क्यों हम लोग सभी लोग जानते हैं कि किशोर कुमार रफी जी या तो लता मंगेशकर की गला की और वॉइस को नकली करके बहुत सारे आर्टिस्ट गाना गाते हैं, तो इसी में पता नहीं चलता कि एक्चुअली किसका वॉइस है। जब तक उनको फॉरेंसिक लेबोरेटरी में रिपोर्ट नहीं आता है तब तक वो एविडेंस माना नहीं जाता। जी,
मैं ईमेल की जी ईमेल की वैधता पर साक्ष्य अधिनियम क्या कहता है? यस, ईमेल अभी फिलहाल हमारा जैसे ईमेल भी तो एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के तहत ही होगी, इसका डॉक्यूमेंट आया, तो इसीलिए हमें एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है 65B एविडेंस एक्ट में जी। ये हमारा एक 3 जजेस बेंच की एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट की, जस्टिस नॉरिमन रविंद्र भट्ट एंड रमा सुब्रमण्यम के तहत। उसमें उन्होंने लिखा, क्लैरिफाई किया कि सर्टिफिकेट अंडर दिस सेक्शन हैज टू बी प्रोड्यूस एज एन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बिफोर कोर्ट। मतलब सर्टिफिकेट along with the email has to file before the court stating that this is a copy of the electronic evidence जी, और इश्यू कब माना जाएगा एज ए एविडेंस। जी जी जी। अभिजीत जी, हार्ड डिस्क जो एक बार लिखी जाती है या किसी परिवर्तन के अधीन होती है, वह स्वयं एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, ऐसा अदालती फैसले में सामने आया है, इसे समझाएं थोड़ा। जैसा कि अभी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के तहत हम लोग ईमेल वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह को हम लोग मायना करते हैं, इसको इम्पोर्टेंस देते हैं। ज्यादातर आदमी कंप्यूटर, लैपटॉप सिस्टम, मोबाइल की यूज करते हैं, तो ये सारे चीज डॉक्यूमेंट जो है ये हमारा हार्ड डिस्क में ही सेव होता है जी। तो हार्ड डिस्क को अगर एग्जाम किया जाए फॉरेंसिक लेबोरेटरी में, तो उसी के तहत आपको पता चल जाएगा कि ये इसी सिस्टम से जनरेट हुआ कि नहीं। उसका एक आईपी एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जहां से ये ईमेल मैसेज या तो मोबाइल मैसेज या तो ईमेल फ्रॉम एनी सिस्टम्स और एनी लैपटॉप और एनी आईफोन में जनरेट हुआ, तो आईपी एड्रेस से पता चल जाता है कि ये जेन्युइन कितना है और कैसे है, और ये सारे हमारा फॉरेंसिक लेबोरेटरी में एग्जाम होके तभी पता चलता है। एंड दिस इज वेरी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट एंड दिस इज वेरी ऑथेंटिक एविडेंस ऑल्सो। कि ज्यादातर हम लोग देखे हैं कि इनकम टैक्स जो रेट होता है, या तो कभी फेसबुक या तो ईमेल चैटिंग होता है, व्हाट्सएप में चैटिंग होता है कोई मोबाइल से सिस्टम से, उसी में से जो हार्ड डिस्क में सीधे वो आता है, वो हार्ड डिस्क के तहत आईपी एड्रेस को निकल के इसको प्रूफ किया जाता है कि ये इसी हार्ड डिस्क इसी सिस्टम से ये सर्कुलेट हुआ था। जी जी मैं इसके साथ एक चीज हम ऐड करना भी चाहते हैं जी जी। कि हम लोग देखे हैं फेसबुक में बहुत फेक न्यूज आता है, फेक इंफॉर्मेशन डाला जाता है, और जो कि ना कानून के तहत, कानून के दायरे में एक गैर कानूनी है। तो ये भी इंटरनेट युग में आईपी एड्रेस को निकल के कौन सी फेसबुक आईडी से इसको सर्कुलेट किया हुआ, कौन सी सिस्टम यूज किया, कौन सी एरिया यूज हुआ, सारे के सारे चीज को हार्ड डिस्क से ही पता चल जाता है। इसीलिए इसको इतना इम्पोर्टेंस देना पड़ता है। जी, हमारे अधिवक्ता अभिजीत जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अब अगला सवाल अभिजीत जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि अधिकांश आपराधिक जांच अक्सर आरोपी के कॉल रिकॉर्ड के विश्लेषण से शुरू होती है और इस पर आधारित भी होती है, इसकी वैधता पर कब सवाल उठ सकता है? देखिए, ये जो ट्रायल की टाइम हम लोग को कॉल रिकॉर्ड और कॉल लिस्ट हम लोग निकालते हैं जी, उसी के तहत हमें ये पता चलता है कि एक्चुअली the call whether was coming from or going out from this system or not. तो ये कॉल रिकॉर्ड हमारा बहुत ही अहम इम्पोर्टेंट है, और जहाँ पे हम लोग एविडेंस के साथ इसको यूज करते हैं। जी, वहीं इंडियन एविडेंस एक्ट की जो धारा है 65B के तहत कॉल डिटेल रिकॉर्ड एक सेकेंडरी एविडेंस है और धारा 60 के तहत इसे सबूत के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, इसकी भी जानकारी चाहेंगे आपसे। जी, इसमें जो है सेक्शन 60 है, कंडीशन उसमें कुछ दे रखा कि एज ए ओरल एविडेंस इज एडमिसिबल। ओरल एविडेंस के तहत ये जो कॉल रिकॉर्ड में हम लोग को रिकॉर्ड जो देता है, ये हमारा प्राइमरी एविडेंस भी आता है। ये हम उसको
प्रूव कर सकते हैं कि ये कॉल इसी से आया, इनका वॉइस कॉल में प्रूव हुआ। जी। क्या बिना प्रमाण पत्र के भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य स्वीकार्य होते हैं? इस संदर्भ में साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B(4) की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने कैसे की हुई है? जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में सेक्शन 65B(4) में जो आपको बोला है, यहाँ पे 2 जजेस बेंच एक सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट दिया है, certificate is produced as per the requirement mentioned under section 64B. Electronic evidence is not held to be partially inadmissible. अगर हम लोग ये सर्टिफिकेट जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बारे में मैंने पहले बताया आपको, एक चीफ जजेस बेंच की जजमेंट हुआ था, जस्टिस R.F. नरीमन, एस रविंद्र भट्ट एंड बी रामासुब्रमण्यम की तहत सुप्रीम कोर्ट ने हेड कि अगर ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स आप एज ए एविडेंस आप कोर्ट में प्रूफ करना चाहते हैं, तो यू हैव टू प्रोड्यूस वन सर्टिफिकेट स्टेटिंग दैट इज ए कॉपी ऑफ दैट डॉक्यूमेंट। सो अगर ये डॉक्यूमेंट, ये सर्टिफिकेट आप नहीं ले रहे, तो दैट इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स विल नॉट बी ट्रीटेड एज एन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। ये दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट है, बिकॉज the Supreme Court in its 3 judges bench has held that a certificate is a mandatory. जी, क्या साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B के तहत प्रमाण पत्र अनिवार्य हैं? जी, और मैंने इसलिए बोला कि एक सर्टिफिकेट आपको देना ही पड़ेगा to prove that it is an electronic evidence, and for that a certificate is a mandatory. जैसे right now दिल्ली पुलिस तो FIR दर्ज करते हैं, जी जी, वो सारे FIR ऑनलाइन होता है। अभी फिलहाल आपको थाने में जाके दर्ज करने की कोई जरूरत ही नहीं, लेकिन ये जब थाने में इलेक्ट्रॉनिक होता है, FIR दर्ज होता है, इसका कोई भी अपना घर से, अपना लैपटॉप से, अपना मोबाइल से कंप्लेन कर सकता है। लेकिन वो FIR जब रिकॉर्ड होता है और वो जब कोर्ट में जमा होता है एज ए डॉक्यूमेंट, तो उसी के साथ आईओ को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, उनको एक सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है जी। उसमें ये लिखना पड़ेगा कि ये FIR जो ऑनलाइन रजिस्टर्ड हुआ था, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक एंड इट कैन बी ट्रीटेड एज एन एविडेंस जी। ये सर्टिफिकेट जरूरी है, अनिवार्य है। जी जी जी, क्या साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B का पालन ना करने पर आपत्ति या ऑब्जेक्शन माफ की जा सकती है? श्योर श्योर, अगर इस धारा को नहीं मानेगा तो ये तो आपत्ति करेगा। जी जी, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अभिजीत चट्टोपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी है और कहीं ना कहीं उन्हें जरूर फायदा पहुंचेगा इससे। और इसी के साथ आज के लिए लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।